हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नो नोट्स। आज मैं आपको क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट करवाऊंगी, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस होती क्या है। जो भी एनवायरनमेंट में केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, कोई भी चेंजेस हो, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन है, कुकिंग ऑफ फूड हो गया, तो जो भी ये चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस आपने पढ़ा होगा, मोस्टली इरिवर्सिबल होते हैं, परमानेंट चेंजेस होते हैं। इन केमिकल चेंजेस को जिससे हम लिखते हैं केमिकल रिएक्शन, मतलब जिस टाइप से हम केमिस्ट्री के अंदर इनको लिखकर बताते हैं कि ये केमिकल चेंज हुआ है, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, मान लो कोई भी चेंज हो रहा है केमिकल, तो उसको सबसे आसान तरीका है उसको बताने का, उसको एक्सप्लेन करने का केमिकल रिएक्शन, जिसे हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब हो गया कि एक तरफ तो हम लिखते हैं रिएक्टेंट और एक तरफ लिखते हैं हम प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इससे क्या बनता है हमारा प्रोडक्ट? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बने अगर हमारा इससे, तो हम इस केमिकल इक्वेशन, ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। किस लिए ये केमिकल रिएक्शन? अब देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है और साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है, तो ये क्या हो गए हमारे रिएक्टेंट्स। और जो इस एरो के इस तरफ बना है, यानी कि राइट साइड जो एरो के बन रहा है प्रोडक्ट, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। यानी कि एक केमिकल इक्वेशन जो भी हमारी होगी, केमिकल इक्वेशन के अंदर कोई भी प्रोडक्ट, एक कोई भी दो रिएक्टेंट्स एक प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे, या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को भी फॉर्म कर सकते हैं, यानी जिससे हमें ये पता चले कि कौन से दो सब्सटेंस या कौन से दो एलिमेंट्स ने रिएक्ट किया है और उनसे क्या प्रोडक्ट बना है, उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हम जो भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनसे हमें किस चीज़ की नॉलेज मिलती है कि हम कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं या केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, तो हमें उसे क्या पता लगता है। फर्स्ट है चेंज इन कलर। फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन आप सभी को पता है, जैसे हम आयरन को अगर एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में रख देते हैं, तो आयरन के ऊपर रस्ट आ जाता है। वो रस्ट किस वजह से आया? वो एक केमिकल चेंज है। और उस केमिकल चेंज को हम किस तरीके से लिखते हैं? Fe2O3.XH2O। ये किस कलर का होता है? ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो इससे हमें क्या पता लगा? जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसका हमें कलर पता चला है। यानी कि केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हमें क्या पता चल रहा है कि चेंज क्या हो रहा है कलर के अंदर। नेक्स्ट हमें पता लगता है चेंज इन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लिया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी यहाँ पर मैग्नीशियम एलिमेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, इन दोनों की स्टेट चेंज हो चुकी है। अब ना तो ये मैग्नीशियम है और ना ये ऑक्सीजन है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है। यानी हमें केमिकल रिएक्शन से क्या पता लगा कि जो भी हमने एलिमेंट्स लिए हैं उनकी स्टेट के अंदर क्या चेंज हुआ है। नेक्स्ट हमें पता लगता है अ गैस में इवॉल्व। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो कई केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिनके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, कुछ ऐसी होती हैं जिनमें CO2 भी प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्मेंटेशन होती है जो हम ईस्ट बैक्टीरिया की हेल्प से करते हैं, जिससे हम अल्कोहल और वाइन बनाते हैं, तो उसके अंदर CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उससे हम इजीली पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी गैस बन रही है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेट्स में फॉर्म। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट्स होते हैं इनसोल्यूबल प्रोडक्ट का फॉर्म होना। यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। हमारे पास लेड नाइट्रेट है, PbNO3 ट्वाइस, और पोटेशियम आयोडाइड है। अगर इन दोनों को हम रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बनता है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, अब हमने ये जो दो वो रिएक्टेंट्स लिए थे, ये किसकी फॉर्म में थे? लिक्विड फॉर्म में थे। और जो हमारा प्रोडक्ट बना है पोटेशियम नाइट्रेट, तो हमें लिक्विड फॉर्म में ही ऑब्टेन हुआ है, लेकिन जो लेड आयोडाइड हमें मिला है वो कैसे मिला है? हमें इनसोल्यूबल,
यानी कि अगर हम एक ग्लास के अंदर चोक को मिक्स करते हैं, थोड़ी देर बाद अगर उसको रख देंगे हम तो वो चोक नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो इसी तरीके से ये जो हमें, और चोक को हम फिर आराम से देख सकते हैं कि हाँ ये चोक है। तो ये इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बनते हैं जो कि इसके अंदर घुलते नहीं है और नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और हम इनको आसानी से देख सकते हैं कि हाँ हमारा प्रेसिपिटेट्स बना है। ये जो इनसोल्यूबल प्रोडक्ट जो बनता है उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स। इस रिएक्शन के अंदर येलो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे। तो कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है, अगर उसके अंदर प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो रहे हैं, तो हमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हुए हैं। नेक्स्ट क्या होती है, इट इज़ परमानेंट एंड मोस्टली इरिवर्सिबल। जैसा कि ऊपर बताया था कि केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। तो जो हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे या केमिकल रिएक्शन लिखेंगे वो भी परमानेंट और इरिवर्सिबल होंगी। और नेक्स्ट आता है मोस्टली इट कॉजेज चेंज इन टेम्परेचर। जब भी कोई दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पर मोस्टली क्या देखा जाता है कि जब भी प्रोडक्ट बनता है तो उनके जो टेम्परेचर है उसके अंदर एक चेंज आता है। यानी कि अगर मान लीजिए कार्बन प्लस हाइड्रोजन इनका रिएक्शन हुआ है तो बनाएंगे ये CH4 यानी कि मीथेन, और साथ में हीट रिलीज होती है, 74.8 किलो जूल हीट रिलीज करते हैं। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, अगर हम इसको टेस्ट करके देखते हैं, लैब में करते हैं, तो अगर हम बीकर को हाथ लगाते हैं जिसके अंदर हम ये केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं उसको हाथ लगाएंगे तो हमें हीट फील होगी अपने हाथ के ऊपर। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनके अंदर टेम्परेचर भी चेंज होता है। अब टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, या तो हीट रिलीज होगी या फिर हीट यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल C+H2 विल फॉर्म CH4 प्लस 74.8 किलो जूल। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस के साइन से मतलब है कि ये प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, साथ में ये जो हीट है ये रिलीज भी हो रही है, हमारी इतनी हीट जो है वो रिलीज हुई है। जब भी किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि हीट रिलीज हुई है। इसके अंदर ही सेकंड आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का मतलब है कि जब भी कोई हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, अगर हम उसको हीट की प्रेजेंस में, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये ऐसे रिएक्ट नहीं करेंगे। जब हम इनको हीट प्रोवाइड करेंगे, जब हम इनको हीट प्रोवाइड करेंगे ना तभी रिएक्ट करेंगे। तो इसका क्या मतलब है, ऊपर वाले रिएक्शन में तो हीट रिलीज हुई थी, इस रिएक्शन में क्या हो रही है, हीट यूज हो रही है। तो जिन रिएक्शन में हीट यूज होती है उनको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, माइनस के साइन से, कि इतनी जो 180 किलो जूल जो हीट है वो यहाँ पर यूज हुई है ना कि रिलीज हुई है। तो ये दो टाइप की केमिकल इक्वेशंस हमें इनसे पता लग जाती है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक। हम केमिकल रिएक्शन को देखते ही बता सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, क्योंकि हमें साथ में दिया होता है। अगर साथ में, और इनकी एक और पहचान भी है, प्लस का साइन है मतलब हीट यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है, और माइनस का साइन है तो यानी हीट यूज हो रही है। इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर एनर्जी नीडेड और एनर्जी रिलीज्ड, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हम कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो लगेगी और कुछ एनर्जी रिलीज भी होगी। चाहे वो एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, एनर्जी तो लगेगी और एनर्जी रिलीज भी होगी। लेकिन एक्सोथर्मिक के केस में क्या होगा, जो एनर्जी यूज हुई है ना उस केमिकल रिएक्शन को करने में वो कम होगी, और जो एनर्जी रिलीज हुई है वो ज्यादा होगी। यानी कि कौन सी चीज ज्यादा हो रही है, रिलीज ज्यादा हो रही है एनर्जी, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर एनर्जी नीडेड तो ज्यादा होती है और रिलीज कम होती है। यानी कि सिंपल अगर हम वर्ड्स में कहें तो एक्सोथर्मिक में तो हीट रिलीज जो होती है वो ज्यादा होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट जो रिक्वायर होती है, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन को करने के लिए जो हीट रिक्वायर होती है, हीट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये होगी हमारी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट आते हैं
अब जो भी हमारे जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, अभी मैंने आपको बताया कि हम केमिकल रिएक्शंस को किसके फॉर्म में लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में ही तो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दिया था आपको, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि ये जो फॉर्म होती है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जब यहाँ पे मैथ के अंदर हम इक्वेशन करते हैं तो उसके अंदर बीच में इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। केमिस्ट्री में जब हम करते हैं तो हम ये साइन से डिनोट कर देते हैं। जब ये साइन लगा हुआ आ जाए तो मतलब ये क्या हो रही है, केमिकल इक्वेशन हो रही है। कोई भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो होता है केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होएगी तो हम उसको केमिकल इक्वेशन के थ्रू बताएंगे। सबसे पहले अगर हम केमिकल इक्वेशन, हमें अब इस चैप्टर के अंदर हम केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस लिखना सीखेंगे, तो वो कैसे सीखेंगे। अब हम सबसे पहले आते हैं केमिकल इक्वेशन के ऊपर कि केमिकल इक्वेशंस लिखी कैसे जाती हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ड इक्वेशन। हम अभी पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं। पहले हम लिखते हैं वर्ड इक्वेशन। मान लीजिए कि क्या चीज रिएक्ट कर रही है, हमने वर्ड्स में लिख दिया कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दो रिएक्ट कर रहे हैं। हमने इनको वर्ड्स की फॉर्म में लिखा, अभी हमने इनको सिंबल्स में नहीं लिखा। और इनसे क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर आप लिखना सीख रहे हैं तो उसके लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन लिखेंगे, ये जो हमने ऊपर लिखी है वर्ड की फॉर्म में इक्वेशन को लिखा। फिर हम उसको सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में हम उसको सिंबल इक्वेशन बनाएंगे, सिंबल इक्वेशन। सिंबल्स में क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, ऑक्सीजन का O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बन जाएगा फिर, MgO। ये होगी हमारी सिंबल इक्वेशन। उसके बाद आती है स्केलेटल इक्वेशंस। क्या होती हैं स्केलेटल इक्वेशंस का मतलब है, स्केलेटल इक्वेशन का मीनिंग है जो अनबैलेंस्ड हो। फॉर एग्जांपल अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। जैसे कि हमने यहाँ पर मैग्नीशियम लिया, यहाँ पर O2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट है, O2 यानी कि 2 एटम प्रेजेंट है, मैग्नीशियम का 1 प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो क्या है, मैग्नीशियम का 1 एटम है, ऑक्सीजन का भी 1 एटम है। लेकिन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो यहाँ पर जितना हमारा रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो वो चीज सही नहीं आ रही है क्योंकि ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो स्केलेटल इक्वेशन वो होती है जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो। अब इसको हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना है, नेक्स्ट आती है हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशंस बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास Mg प्लस O2 है, यहाँ पे MgO। इसी एग्जांपल से सारे क्लियर कर रही हूँ मैं आपके। ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम है, यहाँ पर 1 है। तो हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे कि मतलब एज्यूम करके देखेंगे। आपको ज़्यादा बड़े नंबर से नहीं करना है कि आप 8 लगा दें, 9 लगा दें, नहीं। पहले आपको छोटे नंबर से करना है, जैसे 2 3 4 1 2, इनसे करके देखिए। अगर आसानी से हो रही है तो ठीक है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम है तो यानी यहाँ पे भी 2 होने चाहिए, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। यहाँ पे 2 लिखने का क्या मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के भी 2 हैं और मैग्नीशियम के भी 2 हैं। अब इधर मैग्नीशियम के अगर 2 हो गए तो यहाँ मैग्नीशियम का 1 है, तो हम यहाँ पे भी मैग्नीशियम को 2 लिख दें। अब ये बैलेंस्ड होगी। यहाँ पे देखो, अब मैग्नीशियम के कितने हैं, 2 हैं। यहाँ मैग्नीशियम के कितने हैं, 2 हैं। इधर ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 हैं। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट आता है कि अब ये तो मैंने आपको बैलेंस्ड इक्वेशन बताई करके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो इस लेसन में, बैलेंसिंग ऑफ एन इक्वेशन। आपको इक्वेशन बैलेंस्ड करनी आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इक्वेशन बैलेंस नहीं करनी आएगी तो आपके क्वेश्चंस भी आगे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो हम कैसे सीखे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के जस्ट पहले डेफिनेशन क्या है, द मेथड ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स of different elements
इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। अब इसका क्या मीनिंग हुआ? द मेथड ऑफ मेकिंग, वो मेथड जिससे द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, लेकिन एलिमेंट तो दोनों अलग अलग है। ये ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम है, मतलब तो यहाँ पे क्या मीनिंग है कि ये एलिमेंट तो दोनों अलग अलग है, मैग्नीशियम अलग है, ऑक्सीजन अलग है, लेकिन क्या करना है, बोथ साइड्स में, यहाँ पे जो रिएक्टेंट वाली साइड है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट वाली साइड है, बोथ साइड्स में इनके नंबर को, ये जितने इनके एटम हमने लिए हैं, इन एटम के नंबर को इक्वल करना, उसे हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ एन इक्वेशन। जैसे अभी हमने किया, यहाँ पे 2 था तो यहाँ भी 2 कर दिया, इधर 2 है तो इधर भी 2 कर दिया, यानी कि बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन हमने क्या किया है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, उनको हमने इक्वल कर दिया है। इसे कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ एन इक्वेशन। नेक्स्ट आता है हाउ टू बैलेंस एन इक्वेशन। हम किसी इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? तो वही तरीका है, राइट वर्ड इक्वेशन। सबसे पहले हम वर्ड इक्वेशन लिखेंगे, फिर सिंबल इक्वेशन बनाएंगे उसकी, देन हम क्या करेंगे, मेक द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इक्वल ऑन बोथ साइड्स बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम बोथ साइड्स पर क्या करेंगे, एटम्स के इक्वल करेंगे। लेकिन इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, नेवर चेंज द फॉर्मूला व्हाइल बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। हमें फॉर्मूला नहीं चेंज कर देना। ऐसे नहीं है कि यहाँ पर Mg+O2 बन रहा है तो हम यहाँ पे कुछ और ही बना देंगे, इसका बनना मैग्नीशियम ऑक्साइड ही चाहिए, यहाँ पे चाहिए 2। आप ये यहाँ पर जो हमारा ये जो प्रोडक्ट बना है, आप इसके नीचे और यहाँ पे 2 नहीं बना सकते, वो हमारा प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगा। MgO है, आप इसके नीचे 2 नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा। जब भी हमें ये बैलेंसिंग करनी है तो हमें नंबरिंग हमेशा यहाँ इनके साथ देनी है। इधर अगर मान लीजिए हमें O के साथ देनी होती तो हम वो भी यहाँ पर देते, यहाँ देते, इनके यहाँ नहीं देंगे, यहाँ देने से हमारा जो फॉर्मूला है वही चेंज हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि आप ये बैलेंसिंग करते वक्त फॉर्मूले को चेंज ना करें। एक और एग्जांपल देते हैं, मैग्नीशियम प्लस HCl विल फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 गैस। अब यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो इसके माध्यम से हमें पता लग गया ना कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। तो मैग्नीशियम यहाँ पर देखो, अब हम काउंट करके देखते हैं, मैग्नीशियम का यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ तो यानी मैग्नीशियम 1 है और HCl भी 1 है। इस तरफ देखेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 1, इधर मैग्नीशियम कितना है 1, कुछ भी नहीं लगा होता 1 है। देन Cl यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आगे क्या लगा हुआ है 1, और लेकिन यहाँ पे कितना है Cl 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1 है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। तो अब हम कैसे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएं? सबसे पहले अगर आप अभी न्यूली आपने स्टार्ट किए 10th क्लास, तो आप इसके अंदर कैसे फर्स्टली देखेंगे, तो सबसे पहले आप इस तरीके से अपनी आसानी के लिए ऐसे एक टेबल टाइप बना लीजिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं एलिमेंट, देन हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मीनिंग क्या है कि जो ये हम केमिकल रिएक्शन के अंदर एरो लगाते हैं बीच में, इसके इस तरफ हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर राइट हैंड साइड। हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ इक्वल करने हैं नंबर को। हमारे पास अब इस केमिकल रिएक्शन हमने कौन सी ली है, Mg प्लस HCl प्लस MgCl, वो इज इक्वल टू MgCl2 प्लस में H2। तो यहाँ पर अगर हमें इक्वल करना है तो हम देखो, यहाँ पे हमने कौन कौन से एलिमेंट्स को रिएक्टेंट में लिया है, एक तो मैग्नीशियम लिया है तो यहाँ लिख दो मैग्नीशियम, हाइड्रोजन लिया है हाइड्रोजन, और क्या लिया है क्लोरीन, लिख लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में इसका नंबर देखो, मैग्नीशियम कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे 1 है, और Cl कितना है, ये भी इधर 1 है। लेकिन राइट हैंड साइड में कितना है, मैग्नीशियम कितने हैं यहाँ पे 1 है, इसका तो नंबर इक्वल है। क्लोरीन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, 2 लिख दिया। क्लोरीन कितना है
2 है, वो 2 लिख दिया। अब हमें इनको इक्वल करना है, तो हम इक्वल कैसे कर सकते हैं इसको? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। साथ में क्लोरीन को भी मैं इस तरफ से अगर मैं मल्टीप्लाई बाय में 2 कर दूं तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे इक्वल हो गए ये नंबर हमारे। जिस तरफ कम हो उस तरफ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे और 1 ले आओगे, नहीं, डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई कर सकते हो आप किसी के साथ। अब हमने ये इसके अंदर करके देख लिया, अब हम इन्हीं नंबर्स को इसके अंदर करते हैं। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम को नहीं छेड़ा हमने। हाइड्रोजन के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई किया है, तो हम 2 यहाँ लिख देते हैं, मल्टीप्लाई की फॉर्म में हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। अब हमने 2 यहाँ पे लिखा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 2 सिर्फ हाइड्रोजन के साथ है, 2 हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई करा है और 2 क्लोरीन से भी मल्टीप्लाई की है, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। हमें हाइड्रोजन से भी 2 को मल्टीप्लाई करना था और क्लोरीन से भी, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, और प्रोडक्ट में भी हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, यानी कि हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई। अब हम इसके कुछ और एग्जांपल्स लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक इक्वेशन दे रखी है, हम सम अदर एग्जांपल्स से समझते हैं। फर्स्ट है Fe plus H2O will form Fe2O3 प्लस में H2। मान लीजिए ये हमें कोई भी केमिकल इक्वेशन दे रखी है और कहा है कि इसे बैलेंस करो, तो हम कैसे बैलेंस करेंगे? देखो यहाँ पर Fe के 2 है, तो हम इधर देखेंगे यहाँ पे 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिया। अच्छा H2 हमारे पास 2 है, इधर भी 2 है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, O हमारे पास इधर 1 है, इधर 3 है, इधर O3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिख दें, जिसकी वजह से ये O3 हो गए। लेकिन अब एक बात का ध्यान रखें कि O तो हमने 3 कर दिए, लेकिन यहाँ पे H कितने हो गए, 3 मल्टीप्लाई बाय में 2, तो ये H कितने हो गए हमारे, 6 हो गए। जब भी मान लीजिए अब ये तो O था, इसके नीचे तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ था, इसलिए हमने डायरेक्ट 3O कर दिया। अगर जब भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ हो, जैसे कि H के नीचे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो जब भी हमें यूँ निकालना हो ना कि यहाँ पे H के टोटल एटम्स कितने हैं, तो हम 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, यानी कि 6 एटम्स है यहाँ पे। 3 मल्टीप्लाई 2, जो भी आगे नंबर लिखा हुआ है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर 6 एटम्स है हाइड्रोजन के। इधर कितने हैं, 2 है, तो अब हम यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 जा 6 हो जाएंगे। तो अब हम देखेंगे Fe2 है, इधर भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, ऑक्सीजन 3O2 3 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 3 है, नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 × 2 6, हाइड्रोजन भी यहाँ 3 × 2 6 है। तो ये हमारी जो इक्वेशन है इस तरह बैलेंस होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मान लीजिए हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, इसको हम कैसे करेंगे? अब आपको ये जरूरी नहीं है कि कोई भी, मान लीजिए आपके पास केमिकल इक्वेशन आ गई, आप ये सोचे कि ये तो हमने कर ही रखी है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा ये क्या वर्ड्स हैं क्या नहीं, ये नहीं देखना। आपने सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना है। नंबर ऑफ एटम्स को कैसे इक्वल करेंगे, यहाँ पर P के आगे 1 है, इधर भी P के कितने हैं, 2 हैं। Cl कितना है यहाँ पे, 5 है, यहाँ पर Cl कितने हैं, 1 है। तो हम यहाँ पर तो डिवाइड करेंगे नहीं, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 5 लगा देंगे, तो जिससे यहाँ पे Cl कितने हो गए, 5 हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन भी साथ में कितने हो गए। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पर भी है 3 और हाइड्रोजन 5 यहाँ पर भी है, 5H है, यहाँ पे 3H, तो यानी टोटल हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 8 हैं। अब यहाँ पर भी इस तरफ भी हमने 8 करने हैं, तो 2 तो यहाँ लिखा ही हुआ है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 8 हो जाए, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 जा 8 हो गए यहाँ पर 8। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन है 4 और यहाँ पर भी कितनी ऑक्सीजन है, 4, यानी कि हमारी जो ये इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे,
SO2 प्लस O2 विल फॉर्म SO3। इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास S1, इधर भी 1, कुछ नहीं लगा हुआ यानी कि वो 1 है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 ये हैं, 2 ये हैं, यानी कि 4 ऑक्सीजन होगी। इधर कितनी है? 3 है। तो इनके नंबर को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम? इधर भी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि दोनों इक्वल आ जाए। मान लीजिए हम कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो इस तरफ हमारे पास 2 हो, इस तरफ हमारे पास नंबर 4 हो। हमें इन दोनों नंबर को इक्वल करना हो तो हम कैसे करेंगे? 4 इंटू 2 कर देंगे, 8 आ जाएगा, और 2 इंटू 4 कर देंगे, 8 आ जाएगा। यानी डिफरेंट डिफरेंट ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जिनका मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल आए। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ पे 3 है, तो हम इनको इक्वल कैसे करेंगे? हम अगर यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करना। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी होगी? 4 प्लस 2 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास? 3 है। यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी कितना हो जाएगा? 3 2 जार 6, यानी ऑक्सीजन के तो हमने कर दिए इक्वल। अब हमारे पास जो S है वो भी देख लो, क्योंकि अगर हम कई बार मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसमें तो जैसे 2 इधर आ रहा है और 2 इधर आ रहा है, इसमें तो इक्वल आ ही रहा है। कई बार S के नंबर भी इक्वल नहीं आते हैं तो हमें ये नंबर चेंज भी करना पड़ सकता है। तो सीधी सी ये बात है कि आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से आएगा, और आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपसे ये जल्दी होंगे। एक बार यूँ नहीं है कि आपने 1 2 कर लिए और छोड़ दिए फिर आपको आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। Na प्लस H2O will form NaOH प्लस H2। अब यहाँ पे Na1 है, Na1 है, देन H2O2 है, H मतलब हाइड्रोजन के 2 हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन के? 2 ये और 1 ये। कितने हो गए ये तो 3 हो गए। अब हमें इसके नंबर को इक्वल करना है, तो हम कैसे करेंगे? एक चीज़ यहाँ पे तो हमें दे रखी है, मतलब यहाँ पे तो हमारे पास 3 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो हम कुछ ऐसा करें कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 2 से, यानी कि नंबर इनके इक्वल ले आए, ऐसा करें। अब नंबर इक्वल कैसे करेंगे? मैं डायरेक्ट, अब यहाँ पे देखो, पहले तो H को करते हैं। कोई भी एक एलिमेंट ले लो, आपको जो डिफरेंट लगता है पहले उससे स्टार्ट कर दिया करो। हमने यहाँ पे H को ले लिया, यहाँ पे मैं जैसे लगाती हूँ 2। आपको छोटा नंबर ही यूज़ करना है पहले, जल्दी से यूँ नहीं कि आप सीधा 8 लगा दो और 9 लगा दो, 10 लगा दो, केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगी, नहीं। छोटे से छोटा नंबर जिससे ये बैलेंस हो जाए वही नंबर लेना है। आपने यहाँ पे 2 लगा दिया तो ये 2 2 जार 4 हो गया। अब यहाँ पे ये 4 हो गया, लेकिन यहाँ कितने हैं? 2 इधर हैं, 3 इधर हैं। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे? अब हम यहाँ पे अगर 2 लगा देते हैं तो इससे क्या मतलब हुआ इसका? कि 2 Na है, 2 ऑक्सीजन है और 2 ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस हो गया ना, 2 तो ये हो गए और 2 ये वाले हाइड्रोजन हो गए, यानी कि 4 हो गए, और 2 2 जार 4 यहाँ पे हो गए थे, हमारे इक्वल हो गए नंबर। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन हमारी यहाँ पे कितनी है? 2 है, क्योंकि ये 2 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। जो आगे 2 लगा हुआ होता है ना, आगे कोई भी नंबर होता है, वो बाकी सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ये जो नीचे 2 होता है ये नहीं होता, ये सिर्फ अपने ही एटम का होता है, ये बाकियों से नहीं होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन को भी ये 2 मिला हुआ है, नहीं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन के देखते हैं कितने हैं। मैंने कहा था कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो यहाँ पे भी 2 है, ये इक्वल है। अब यहाँ पे कौन सा और एलिमेंट बच गया? Na इधर 1 है, इधर हमने 2 लगा दिया तो ये 2 हो गए, तो अब यहाँ पे 2 हो गए तो हमें इधर भी इक्वल करना पड़ेगा इसको, तो हम यहाँ पे भी 2 लिख देते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 5th। ये हमारे पास क्या दे रखी है हमें इक्वेशन, हम ले लेते हैं इसको, ये तो मैंने बैलेंस कर रखी है। यहाँ पे हम लेते हैं इसको, Na प्लस O2 विल फॉर्म Na2O। अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन का सिर्फ 1 है, कुछ भी नहीं लिखा हो यानी कि 1 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे।
जैसे ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो गए 2 और यहाँ पर भी 2 हो गए। अब Na के यहाँ पे 2 लिखने से कितने हो गए 4 हो गए। 4 हो गए तो हमने यहाँ पर भी क्या लगा दिया 4 लगा दिया, जिससे कि ये हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है। सो आपको कैसी लगी मेरी वीडियोस? अगर आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।